एक्सपीरियंस एजुकेशन क्लास में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। ये सीरीज़ बीपीओ यानी कि पंचायत मेंस का जो पेपर 27 अप्रैल को होने वाला है उससे संबंधित है और इसमें जो भी क्वेश्चंस इन नोट्स के फॉर्म में दिए गए हैं और ये सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं जिनको नोट्स के फॉर्म में बनाया गया है आप सभी के लिए। अगर आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरीके की कोशिश मेरी तरफ से जारी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की सिफारिशें। तो गठन इसका हुआ था 1986 में। इसकी मुख्य सिफारिशें हैं गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। आगे चलते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं जो हैं मुख्य विशेषताएं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत की अवधि का निर्धारण, अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण और महिलाओं को 33% आरक्षण। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया जाए क्या इनको 10% आरक्षण दिया जाता है तो 10% आरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अंतर्गत ग्राम सभा के कार्य। तो यहाँ पर धारा 15 के कार्य क्या हैं? कृषि एवं कृषि विकास को बढ़ावा देना, मैदानों एवं चारागृहों का विकास, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन और सहायता करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर मतलब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत, यानी कि ये धारा 11 के 5 के अंतर्गत है। इसमें प्रमुख कार्य क्या है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हेतु स्वयं सेवकों को जुटाना और दान देना, समुदाय आधारित विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान करना और ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पे सहायता करना। तो ये ग्राम सभा के कार्य थे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या विशेषता है कि त्रिस्तरीय संरचना है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर आरक्षण। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग फिर से चलते हैं। अगले पॉइंट है हमारा, उसी में ही पॉइंट है और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव, संविधान की 11वीं अनुसूची की पुनः स्थापना, पंचायतों का उल्लेख। ये जो थी हमारे पुराने पॉइंट के अन्य पॉइंट थे। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, तथ्य और भ्रांतियाँ। तो इनमें सत्य पॉइंट जो हैं वो लिए गए हैं कि ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने से किया जाता है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा? तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। अनुसूचित जातियों
कि स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं, ठीक है। और पंचायत अध्यक्ष पदों में स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित है, और जो अध्यक्ष पदों में भी जो है स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित है। असत्य कथन जो है उसमें दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह एक वैकल्पिक ऑप्शन है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है राजनीति का प्रभाव एवं पंचायती पुनरुत्थान। इसमें यह कथन दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति के हस्तक्षेप कम हुआ है। तो ये जो है कारण क्या है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, यानी कि कथन और जो कारण दिए हैं वो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की संरचना उसकी क्या है, जिसमें सचिव की नियुक्ति होती है और वार्ड व्यवस्था होती है। तो सचिव की जो नियुक्ति है वो ग्राम पंचायत का सचिव जो है सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, वही सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वार्ड व्यवस्था क्या है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभाजित होती है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। अब ग्राम पंचायत के सचिव के कार्य क्या है इसके, कि ग्राम पंचायत के सचिव की क्या है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और ग्राम पंचायत की चर्चाओं का एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना। अगला पॉइंट भी दिया गया है कि ग्राम पंचायत के आय की स्रोत क्या है। तो स्रोत जो है ग्राम पंचायत की वो घरों एवं बाजारों पर लगाए गए करों से प्राप्त राशियां हैं, जनपद एवं जिला पंचायत से प्राप्त सरकारी योजनाओं की राशि है और समुदाय के कार्यों के लिए प्राप्त दान है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहला स्तर क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति और तीसरा स्तर क्या है, जिला पंचायत। फिर अगला पॉइंट है पंचायत से संबंधित कानून। तो संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इस कारण पंचायत कानून जो है राज्य विशिष्ट होते हैं। तो पंचायत का कानून कैसा, राज्य विशिष्ट है। अगले पॉइंट के चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ग्राम सभा की विशेषताएं। ग्राम सभा एक से अधिक गांव शामिल होते हैं। एक ग्राम सभा में एक से अधिक गांव शामिल सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्रामीण नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक ग्रामीण नागरिक जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और स्थानीय सरकार की शक्तियों का स्रोत क्या है, स्थानीय सरकार की शक्तियों का स्रोत जो है स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियाँ और अधिकार राज्य सरकार एवं संविधान विशेषता, जिसमें 73वां संविधान संशोधन भी शामिल है, से प्राप्त करती हैं। पंचायत राज जो है राज्य सूचिका विषय है। किसका विषय है, राज्य सूचिका। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है या जोड़ी गई है। अगले पॉइंट के हम लोग फिर से चलते हैं। अगला पॉइंट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ था। इससे पॉइंट दिए गए हैं कि यह ऊपर से नीचे की ओर का विकास मॉडल था। स्थानीय संस्थाओं को इस कार्यक्रम में भागीदारी नहीं बनाया गया था। जो स्थानीय संस्थाएं हैं इस कार्यक्रम में भागीदार इनको नहीं बनाया गया था। इसे संयुक्त राज्य के सहयोग से लागू किया था। अब इसमें गलत पॉइंट क्या है कि इसे नीचे से ऊपर अगर दिया गया है कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर विकास मॉडल था, तो नहीं, ये ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल है, नीचे से ऊपर की ओर का विकास का मॉडल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
कि पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। असत्य कथन क्या है के संदर्भ में उनको दिया गया कि पंचायत समिति पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर है, बिल्कुल सही है। खंड की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी खंड विकास अधिकारी, जिसे हम लोग वीडियो कहते हैं, वो है। और सत्य पॉइंट हमारा क्या है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। इसका अध्यक्ष जो है, जो समिति बनती है उसी में से आपस में से ही चुना जाता है। तो हम लोग फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पंचायत का कार्यकाल व विघटन। पंचायत प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करती है। पंचायत वर्ष की समाप्ति से पहले चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले इसमें चुनाव करा दिए जाते हैं। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से पंचायत को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो विहित प्रक्रिया है उसके माध्यम से पंचायत को एक कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। भंग होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराना आवश्यक होता है, यदि 6 माह से अधिक का समय बचा होकर। अगर जो है समय ज़्यादा है तो उसको जो है दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायत राज संस्थाओं के ह्रास के कारण। ये जो है ह्रास का कारण जो है पंचायत राज के, ये अशोक मेहता समिति की राय जो थी उससे लिया गया है। जिसे अधिकारी तंत्र की भूमिका क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और संवैधानिक स्पष्टता का अभाव। पंचायत राज समितियाँ और उनका कालानुक्रम के हिसाब से दिया गया। ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनका कालानुक्रम क्या है, 1 2 3 4 है होगा क्रम, कि 2 3 4 एक क्रम होगा, यानी डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है। तो यहाँ पर बलवंतराव जो मेहता समिति है 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति जो है 1986 में ये समितियाँ समय के हिसाब से आई हुई हैं। ये कालानुक्रम था। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के मेले। उत्तर प्रदेश में जो है बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में स्थित है। और बलदेव छठ मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और शुक्रताल मेला जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। कहने का यहाँ पर मतलब है कि अगर इसमें पूछा जाए कि बलदेव छठ मेला क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि नहीं, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। या सत्य कथन में भी पूछा जा सकता है, या मिलाइए कि कौन कौन से मेले उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बटेश्वर का मेला, शुक्रताल मेला और जल विहार मेला। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। अगला पॉइंट है कि धार्मिक व साहित्यिक प्रकाशन से संबंधित है। तो कल्याण जो पत्रिका है वह अति लोकप्रिय जो है धार्मिक पत्रिका गीताव्रत गोरखपुर से ये प्रकाशित होती है, कल्याण पत्रिका। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है अनुसूचित जातियाँ। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ से संबंधित ये प्रश्न बना हुआ है, जिसमें शहरी जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो शहरी जनजाति है जो ये वाराणसी जिले में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, ललितपुर जिले में पाई जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि शहरी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ये ललितपुर जिले में पाई जाती है। बासी जिले में जो है इन जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो बासी जिले में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक और पथी। बासी या वारसी भी कह सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि ये बासी या वारसी होगा। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख संस्थान, उनके स्थान।
तो कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। ऐतिहासिक घटनाएं, अब ऐतिहासिक घटनाओं का पॉइंट लेते हैं तो देखते हैं कि पीएससी विद्रोह, जो पीएससी विद्रोह है मई 1773 में हुआ था। ये प्रश्न में इसी तरीके से पूछा गया है कि पीएससी विद्रोह कब हुआ, तो ये मई 1973 में हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे। प्रमुख योजनाएं, तो प्रमुख योजनाएं जो हैं वो हैं संगम योजना और एक सुमंगला योजना। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि, विकलांगों की कल्याण वृद्धि। इसका आरंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1996 को। सुमंगला में क्या है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2019 को। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय और नामकरण। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ये नामित है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर जागरूकता के पॉइंट पे। तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। यानी कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच जो इंटरफेस है वो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से वो कार्य करता है। कोई भी यूज़र होता है जो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी रक्षा नेटवर्क यानी कि ARPANET से हुई थी। उन्होंने वीडियो चैट कार्यक्रम यानी कि वेबकैम का उपयोग किया जाता है। वीडियो चैट कैमरा में वेबकैम का उपयोग किया जाता है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, विशेष रूप से बैंकिंग में उपयोगी होता है। बैंक एग्जामों में अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फाइल संग्रहण स्वरूप जो नहीं है, यानी कि फाइल संग्रहण स्टोरेज का जो फॉर्मेट है क्या है? .xlx माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 प्लस फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ संदर्भ में नहीं माना गया है। ठीक है, कहने का क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन कहीं पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर ये पॉइंट नहीं था, तो इसको बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिया है। जो .xlsx जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 प्लस फॉर्मेट है, यानी कि उसके बाद लागू हुआ था। MS वर्ड या एक्सेल, पावर पॉइंट या क्रोम में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर, ठीक है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट जूम स्तर हैं वो क्या क्या है? वर्ड में मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%, एक्सेल में मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%, पावर पॉइंट में मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%, और क्रोम में मिनिमम 25% और मैक्सिमम 500%। यानी कि ये सभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और क्रोम सभी का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जूम दे दिया गया है। MS वर्ड 2017 में पैराग्राफ फॉर्मेट हटाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Q। ये अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर जब अलग अलग आपके संस्करण या वर्जन MS वर्ड के दे दिए जाएं उसमें, तो ये याद रखने वाला पॉइंट हो जाता है। Ctrl+Q के थ्रू जो है पैराग्राफ फॉर्मेट हटाने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ओवर टाइप मोड क्या है? ओवर टाइप मोड जो है मौजूदा अक्षर को दाईं ओर से हटाकर नया टेक्स्ट टाइप करना या टाइप करता है। ओवर टाइप मोड क्या हो गया? मौजूदा अक्षर को दाईं ओर से हटाकर नया टाइप करता है। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SVG क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। एक टाइप की फाइल फॉर्मेट होता है। डेटा माइनिंग क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े डेटाबेस से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया डेटा माइन होंगी। DDA क्या है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर।
डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन यहाँ पर क्या है, एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाली सभी व्यक्तियों की पहचान। कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन क्या है, टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाली सभी व्यक्तियों की पहचान। और SaaS SaaS क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करने वाली वितरण मॉडल है ये SaaS। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम युवा 2, और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, यानी कि 8000। और ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU का पार्ट होता है। अब आते हैं पंचायती व्यवस्था पर। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या है, विभाज्य पुल में पंचायती राज संस्थानों की हिस्सेदारी। यहाँ पर जो है हिस्सेदारी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में विभाज्य पुल में पंचायती व्यवस्था की हिस्सेदारी क्या है कि 40% पंचायती राज संस्थाओं की हिस्सेदारी होगी, 60% जिसमें निकायों की, और 40% वितरण कैसे होगा, 70% ग्राम पंचायत का होगा, 15% क्षेत्र पंचायत का होगा, और 15% जिला पंचायत का वितरण होगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना। तो राज्य वित्त आयोग की संरचना किस तरीके से हुई है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे, यानी कुल टोटल 5 सदस्य होंगे, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि GPTV, यानी कि वर्ष 2015-16 में ये प्रारंभ हुई थी, ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसमें 5 चरण होते हैं। सरकारी योजनाएं यानी केंद्रीय योजनाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। केंद्रीय योजना यानी ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि सभी उपयुक्त केंद्रीय योजनाएं हैं। ये जो उपयुक्त योजनाएं दी गई हैं वो केंद्रीय योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये NRHM है, NRHM, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसमें जो है NRHM में जो है शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं, आशा जननी सुरक्षा योजना, आयुष जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र। शामिल नहीं है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है हमारे NRHM में शामिल नहीं है। अब वित्तीय आंकड़े व उपयोग। तो यहाँ पर 2021 से 26 की अवधि में 4 राज्यों की 41% हिस्सेदारी जो है रही है, अनुमानित राशि जिसमें जो है 42.2 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि व हरित क्रांति। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, राई और सरसों। संबंधित क्रांति कौन सी है, पीत या पीली क्रांति। भारत की हरित क्रांति आरंभ 1966-67 में हुआ था। भारत में जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे और विश्व में जनक नारायण बोरलाग जी थे। ब्रेड बास्केट राज्य कौन से हैं, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ब्रेड बास्केट राज्य कौन से, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, रिहान परियोजना, सोनभद्र जिले में स्थित है। अब ऐतिहासिक संस्कृति स्थल कौन कौन से हैं, अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, प्रयागराज में, जिसका नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि होना ही चाहिए था। काशी को भारत का एथेंस कहने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन है, वर्नियर। काशी को भारत का एथेंस कहने वाला वर्नियर है। कुशीनगर का बौद्ध धर्म में महत्व। यहाँ पर क्या था, गौतम बुद्ध को यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जल विहार मेला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। औद्योगिक व आर्थिक जानकारी से संबंधित पॉइंट देख लीजिए। UPSIDC यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय कानपुर में, स्थापना 1961 में हुई थी। सेवाओं का प्रदर्शन या अर्थव्यवस्थाओं में क्या पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सेवा क्षेत्र की संभावना निराशाजनक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सेवा क्षेत्र की संभावना निराशाजनक है। और निर्यात विकास केंद्र नहीं है। प्रयागराज नहीं है, प्रयागराज अन्य शहरों में उपलब्धता है।
निर्यात विकास केंद्र जो है प्रयागराज नहीं है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उपलब्धता किस चीज़ की? आगरा में क्या है? सिल्क, कारपेट और हस्तशिल्प। खुर्जा में पटरी या सिरेमिक टाइल, और मेरठ में टेक्सटाइल और खेल सामग्री। ठीक है, अगले पॉइंट के लिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें मेरी ओर से दी गई सही नहीं लगती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मेरी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को दूर किया जाए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार में सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार ये सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित पॉइंट क्या है कि तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या 7,233 पंचायतें हो गई थी। तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या 7,233 पंचायतें हो गई थी तब। पशु चिकित्सा देखभाल सेवा है तो अनुरोध किया जा सकता है। इस तरीके की सेवाओं का अनुरोध किया जा सकता है किसके द्वारा? पंचायत सचिव द्वारा, पंचायत अध्यक्ष द्वारा, प्रधान या सभी से अनुरोध किया जा सकता है। सामुदायिक शौचालय प्राथमिक विद्यालय में जो है 10% स्थान पर और सामान्य स्तर पर 20% स्थान पर है। ये मुझे लगता है कुछ इसमें चीज़ें मिसिंग हुई हैं, इसकी वजह से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है। चलो उसको मैं चेक करता हूँ। आगे जो है स्वच्छता अभियान, तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 से 2001 में जो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में 2000 से 2001 में शुरू हुआ था। पंचायत सहायक का भुगतान करता है ग्राम पंचायत। पंचायत सहायक का भुगतान जो है ग्राम पंचायत करता है। ग्राम पंचायत सचिवालय में उपलब्ध दस्तावेज से संबंधित क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सचिवालय में उपलब्ध दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं? जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका और सभी उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका और सभी उपयुक्त दस्तावेज इसमें उपलब्ध रहते हैं। BLE विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, VLE क्या है? यानी कि इसमें अपना CSC केंद्र चलाता है और ग्रामीणों की आवश्यक सेवाओं में सहायता करता है। ये BLE या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बोला जा सकता है इसको। CSC सेवाएं केंद्र या कि ये सामान्य सेवा केंद्र, तो क्या है इसमें? जन प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध सेवाएं इसके माध्यम से हैं। जन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, नामांकन, पेंशन सेवाएं, पैन कार्ड, नागरिक सेवाएं और चुनाव कार्ड। अनुसूचित जात वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश की स्थापना 1975 में हुई थी। आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है रोजगार योजना। काम के बदले अनाज प्लस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को विलय कर बनाया गया, क्या बनाया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। इन योजनाओं का विलय करके यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाया गया। यह अधिनियम पारित हुआ 2005 में, लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। नया परिवर्तन नाम क्या था? मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी कि SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है जिसका प्रारंभ सन 1999 से सन 2000 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जल्दी आएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने के बाद ही ये अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी मेहनत लगती है तो समय भी लगता है। अगर आप लोगों के लिए जो समय लगाया गया है अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं निकल के आता है तो चलिए ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।